गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम गुट निरपेक्षता पढ़ेंगे। जो इग्नू कंटेंट है अबाउट गुट निरपेक्षता, दैट वाज सो बेकार, बहुत बेकार कंटेंट है वो, उसमें कुछ अच्छा नहीं है। तो ये पर्सनल नोट्स हैं, इससे आप समझ सकते हो कि गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। गुट निरपेक्षता का मतलब है उन देशों की फॉरेन पॉलिसी जो बिल्कुल अलग रहना चाहते थे, जो कि एक गुटबाजी चल रही थी इंटरनेशनल लेवल पे। साम्यवादी थे, डेमोक्रेटिक कंट्री, ये दोनों देश जो थे ये गुटबाजी में लगे हुए थे, अपनी तरफ लाना चाहते थे। इसीलिए वो सैनिक संधि करते हैं, ट्रीटी करते हैं मिलिट्री की सहायता की। बट उससे हमारे जैसे देश जो अफ्रीका एशिया के देश थे, उन्होंने सेपरेट रहने का डिसीज़न लिया था। तो गुट निरपेक्षता का नीति जो थी ये कहीं ना कहीं डेवलप हुई है हमारे हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल, कल्चरल, नेशनल कंडीशंस की वजह से, ऐतिहासिक परंपरा और राष्ट्रीय परिस्थिति से। इसके बाद बताया गया जब अंतरिम सरकार बनी भारत के अंदर 7 सितंबर 1946 को, तो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने आकाशवाणी के थ्रू दुनिया को बताया, देश को बताया कि भारत इन दो देशों के बीच, दो देशों के खेमों के बीच, इनकी राजनीति में नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा है, अगर इनकी राजनीति के बीच पड़े तो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस हो चुकी है। तो आगे के टाइम पे भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएगा, जो हमें आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों की वजह से अपना रहे हैं, अपनी कंडीशंस की वजह से अपना रहे हैं। सैनिक संधि का विरोध करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा ही है। इसके बाद वो बताते हैं कि नेहरू का मानना था कि अगर आप किसी भी गुट में शामिल होंगे तो इसका मतलब है जो मेन क्वेश्चन है उससे आप पीछे हट जाएंगे। मतलब दो तरफ क्वेश्चन है और आप एक ही क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो, दूसरे का जवाब नहीं दे पा रहे हो। लाइक अगर आप सोवियत के साथ गए तो आप अमेरिका की तरफ ध्यान नहीं दे पाओगे, आप अमेरिका की तरफ गए तो सोवियत की तरफ ध्यान नहीं दे पाओगे। तो आपको अपने विचार त्यागने होंगे, दूसरों को खुश करने के लिए आपको अपने विचार त्यागने होंगे। जो हमारी गुट निरपेक्षता की नीति है वो हमें इंटरनेशनली काटती नहीं है समाज से, दुनिया से, देशों से, बल्कि ये हमें मौका देती है कि हम इनजस्टिस के ख़िलाफ़ बोल सके। जैसे अमेरिका जनता के सामने नेहरू जी जब बोले थे तो उन्होंने बताया था, जहाँ कहीं भी अगर मेरी आज़ादी संकट में पड़ती है, मतलब देश की, या न्याय को चुनौती मिलती है या आक्रमण होता है, तो मैं वहाँ पर तटस्थ नहीं रहूँगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी गुट निरपेक्षता के तत्वों का वर्णन करते हुए नेहरू जी ने कई बार बातें की हैं कि हम तटस्थ नहीं रहेंगे। लोकसभा में भी बताया कि हम किसी भी सैनिक गुट से अलग रहना चाहते हैं, इसीलिए हमने अपनाई है। इसके बाद वो बताते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं निष्क्रिय हूँ, बल्कि इसका मतलब है कि हम लोग सामूहिक रूप से काम करेंगे सुरक्षा के लिए। मतलब जो अफ्रीका एशिया के देश है, एक गुट निरपेक्ष देश जो है वो सैनिक संधि से बंधा हुआ नहीं रह सकता है। इंटरनेशनल क्वेश्चंस होंगे कुछ भी तो हम उस पर आएंगे। जैसे कि गुट निरपेक्षता की नीति एक राष्ट्र को कोई भी एक दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि उसके नेशनल इंटरेस्ट, वर्ल्ड पीस, जस्टिस की दृष्टि से कोई भी निर्णय लेने के लिए आज़ादी देती है। इसका मतलब है कि जो गुट निरपेक्षता की नीति है एक देश को मजबूर नहीं करती कि वो कोई एक नज़रिया अपना ले, चाहे वो यूएसएसआर का हो या फिर वो अमेरिका का, बल्कि उसे मौका देती है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचे, वर्ल्ड पीस के बारे में सोचे, तटस्थ ना रहे, जहाँ मौका मिले आए आगे बोलने के लिए, जस्टिस के बारे में सोचे और अपने निर्णय ले। तो इसके बाद हम बात करेंगे अगले पे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या औचित्य है, क्या ये सही है, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं। फिर इसके बाद ये बताया गया है कि जब सोवियत संघ टूट गया तो अब इसका क्या मतलब बनता है। तो सोवियत संघ के टूटने के बाद भी ये यूज़फुल है, किस तरीके से, क्योंकि ये जो था इसने सैन्य संगठन से अलग रहने की बात की थी और साथ ही ये वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ़ है। जो वर्तमान व्यवस्था है वहाँ पे रिसोर्सेज हो, कम्युनिकेशन हो, आईटी, टेक्नोलॉजी, सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ पश्चिमी देशों के पास है। तो ऐसी व्यवस्था न्यायपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं है।
तीसरे दुनिया के देश गरीब हैं, उनको संसाधनों की कमी है। तो ऐसे में गुटनिरपेक्ष जो है ऐसा शोषण रहित विश्व व्यवस्था के खिलाफ काम करता है। स्वतंत्र विदेश नीति हम चाहते हैं, वरना जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो तो चाहती हैं कि हमारा प्रभुत्व हो, हमारी हेजीमनी हो। हेजीमनी होगी तो हर किसी की फॉरेन पॉलिसी को हम अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, दबाएंगे, कहेंगे हमें ये चाहिए, वो चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तो हम पर फैसले थोपे जाएंगे। उससे बेटर तो यही है कि हम अपने गुटनिरपेक्षता मूवमेंट को कैरी ऑन रखें और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाएं। इसके बाद हमें बताया गया है गुटनिरपेक्षता आंदोलन। ये बिल्कुल निष्पक्ष है और ये उन देशों का ग्रुप है जो किसी भी तरह की गलत व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये हमेशा से चाहते हैं कि इनके देशों को भी, थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं, उन्हें इकोनॉमिक सिस्टम बनाने, रिसोर्सेज, न्यू कम्युनिकेशन मिले। तो उसका एक ही तरीका है कि वो गुटनिरपेक्षता आंदोलन से अभी भी जुड़े रहें, क्योंकि ये अभी भी कैरी ऑन है। इसकी प्रासंगिकता बनती भी है क्योंकि अभी भी हमारा समाज, विदेश मतलब दुनिया अभी भी बिल्कुल जस्टिशिएबल नहीं हुई है। हमें अभी भी इसकी इसी वजह से ज़रूरत है। अभी भी गरीब देशों का शोषण होता है। जैसा कि आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर पढ़ी है तो आप मेंशन भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये देखा होगा, कोर, पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी, चाहो तो ऐसे बना लो या डायरेक्ट बना लो, कोर एंड पेरिफेरी। ये देश कौन से थे जिनके पास सारे संसाधन हैं? ये देश कौन से थे जो गरीब थे, जिनका शोषण हुआ है? तो कोर और पेरिफेरी का सिस्टम तो अभी भी बना हुआ है। और अगर इसको इमैनुअल वॉलरस्टीन का सिस्टम बनाना है तो 3 बना लो, कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी। एजी फ्रैंक का रखना है तो फिर कोर एंड पेरिफेरी रख लो। आंसर में ये यूज़ करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं तो इन्हें बनाती थी ड्राइंग के फॉर्म में, एग्ज़ाम्स में लिख कर आई हूँ, बना कर आई हूँ फ़ोटोज़, तो आपको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आंसर में। तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है गुटनिरपेक्षता 2.0, मतलब अब गुटनिरपेक्षता का बिल्कुल नया रूप देखने को मिलता है क्योंकि ये एक 21st सेंचुरी आ चुकी है। अब हम बात करें अगर गुटनिरपेक्षता 2.0, इसका मतलब है जो 21st सेंचुरी है उसमें गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है। ये एक हमारी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है। भारत क्या चाहता है? भारत बस इतना सा चाहता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनी रहे। हम इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करें, दूसरे रास्ते बनने वाले संबंध में बाधा ना हो। एग्ज़ाम्पल, जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था उस टाइम पे अमेरिका बार बार भारत पे प्रेशर डाल रहा था कि इनसे रिलेशन ख़राब करो, इनसे रिलेशन बंद करो। लेकिन क्योंकि मिलिट्री रूल, जुंटा रूल से हमारा हमेशा से ही कांटेक्ट रहा है हमारी आर्मी का, तो हमने भी अपने रिश्ते ख़राब नहीं करे। ऐसे ही अमेरिका अगर कल को हमें कहता है अफ़गानिस्तान से रिश्ता बंद कर दो, पाकिस्तान से कर दो या चाइना से मत करो, मतलब किसी भी देश से, तो हम नहीं सुनेंगे। हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए रखना ही नैम 2.0 का एक उद्देश्य कहा जा सकता है। हमारा भारत का जो प्रभाव है दुनिया पे वो नैतिक रूप से आप देख सकते हैं गुटनिरपेक्षता के थ्रू। भारत की विदेश नीति के 3 उद्देश्य और उनको पूरा करने में हमारी ये नैम 2.0 की अप्रोच कामयाब होगी, सहायता करेगी। जैसे हमारा पहला तो है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी विचारधारा आ जाए। दूसरा है हमें स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमी चाहिए ताकि हम अपने डेवलपमेंट गोल्स को पा सकें। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, अगर ये वर्ड समझ नहीं आया, रणनीतिक स्वायत्ता, मतलब रणनीतिक जहाँ भी शब्द आ जाए, मतलब आपका आर्मी, मिलिट्री, आपके स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, मतलब जो आपकी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उन सभी मामलों में हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। लाइक अमेरिका कहता है कि आप रशिया से क्यों ख़रीद रहे हो? रशिया से हम ऑयल ले रहे हैं जबकि वो वॉर में खड़ा है इस टाइम, या वॉर में नहीं भी है तो भी अमेरिका और रशिया की बनती तो है नहीं। वो हमें मना करता है कि रशिया से क्यों ले रहे हो, रशिया से फाइटर जेट्स क्यों ले रहे हो, मैं आपको दे दूँगा,
लेकिन हम अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना चाहते हैं ताकि हम अपना डेवलपमेंट कर सकें। अब अमेरिका से ऑयल क्यों ले जब रशिया हमें सस्ते में दे रहा है, तो हमें अपनी रणनीतिक स्वायत्ता चाहिए। तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक समतामूलक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए हम चाहते हैं सभी देशों में बराबरी हो। अभी हमें वेस्ट ज़्यादा डेवलप्ड, ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ दिखता है, और जो ईस्ट के देश हैं जैसे कि इंडिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये छोटे छोटे से देश, या जैसे भी देश हैं, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, मतलब एशिया की कंट्रीज़ के हालात देखो। उज्बेकिस्तान वगैरह में क्या हालात है, इंडिया में क्या हालात है। अभी भी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो इक्वल सिस्टम कैसे बना सकते हैं, उसको बनाने का हमारा एक गोल है। गुट निरपेक्षता जो है मेजर फोकस इन्हीं बातों पर करती है कि हमें सामरिक स्वायत्ता चाहिए, और साथ ही ये मूवमेंट अभी ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले शुरू तो हुआ था ये कहकर कि चलो साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ लड़ लेंगे, कॉलोनिज़म के ख़िलाफ़ लड़ लेंगे, लेकिन बाद में हमारी फॉरेन पॉलिसी भी तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे देशों में उपनिवेशवाद ख़त्म हो गया हो, लेकिन आपको पता तो है कि आज उपनिवेशवाद नहीं है, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती कोई भी वेस्टर्न कंट्री, लेकिन नियो कॉलोनिज़म, नव उपनिवेशवाद हमारी सोसाइटी में, हमारे देशों में आज भी देखने को मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में अमेरिकन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के ब्रांड्स, कभी आप लोकल मार्केट में जाओ इंडिया के, चेक करना तो कपड़ों के पीछे मेड इन बांग्लादेश लिखा है। इवन इंडिया, हर देश बांग्लादेश से इस वक्त बहुत सारा सामान खरीद रहा है, उसकी इकॉनमी अच्छी जा रही है, बट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है वर्कर क्लास का। मानोगे नहीं कि उनको एक दिन की 10 रुपये या 20 रुपये दिहाड़ी मिलती है, और उनसे 16 घंटे काम कराया जाता है लोगों से, वहाँ बच्चों से भी काम कराया जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर वो आगे निकल रहा है ना कहीं MNCs लाना, इनडायरेक्टली सस्ती लेबर लेना, वहाँ पर पानी की कमी नहीं है, तो इन चीज़ों को पॉल्यूट करने के लिए अच्छा मौका है वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास, जहाँ पे लॉज भी हल्के फुल्के हो, किसी को फ़र्क ना पड़ता हो। इसीलिए बाहर के देश आजकल बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन नहीं तो नव उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन हम लोग चला सकते हैं। तो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, रणनीतिक रूप से स्वायत्ता, ये सब हमारे न्यू NAM 2.0 का पार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आई होप समझ आया होगा गुट निरपेक्षता क्या है। पहले तो हमने 2 गुटों के खिलाफ चलाया था कि हम उनके सैनिक संधि का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी नेहरू ने कई मंचों से बताया कि इसका मतलब ये भी नहीं कि हम तटस्थ रहेंगे, हम भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी बोलेंगे। ऑफ कोर्स, जैसे कि इजिप्ट में जब सुएज़ कैनाल को कंट्रोल कर लिया था ब्रिटेन के कब्ज़े में आ गया था आई गेस, तो उस टाइम पर अमेरिका के ख़िलाफ़ भारत ने भी बोला था कि ये तो इनजस्टिस है। तो इस आई थिंक ब्रिटेन था या फिर रशिया ने कंट्रोल करा था। एक बार ये डाटा चेक करना, सुएज़ कैनाल पे किसने कंट्रोल करा। आई थिंक 1960s की बात थी। तो ये चीज़, तो हमें जहाँ ज़रूरत है बोलने की हम वहाँ पर बोलेंगे ही। इसके अलावा आपने देखा कि ये क्या होता है, पूरा समझ आया होगा आई होप। तो इसको यूज़ करो कंटेंट को, इसका मतलब क्या होता है, नेहरू क्या कहना चाहते हैं, नेहरू को भी कोट कर सकते हो। क्या ये मूवमेंट अभी सही है, औचित्य बना हुआ है इसका आज भी? तो हाँ, बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि आज नए मुद्दे हमारे सामने हैं। और 2.0 का इंडिया पार्ट है, जिसमें इंडिया क्यों इसका पार्ट है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के कुछ ना कुछ गोल्स हैं, उनको अचीव करना है, तो हमें NAM 2.0 का पार्ट बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नए तरह के मुद्दे सोसाइटी में उभरे हैं। सो आई होप समझ आएगा। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। ये UGC नेट, UPSC, आपका IGNOU एग्ज़ाम, हर किसी के लिए बहुत यूज़फुल है। सो प्लीज़ फॉलो। थैंक यू सो मच।